अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर आसाब की जंग इस वक्त जारी है और एकदम से विफाक से हटकर नजरें इस वक्त पंजाब पर जाती नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब की सियासत में भरपूर गहमा गहमी नजर आ रही है। अलीम खान इस वक्त तरीन ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। क्या विफाक से हटकर अब पंजाब में तब्दीली आने जा रही है? क्योंकि डेडलाइन पर डेडलाइन सामने आ रही है, लेकिन तहरीके अदम एतमाद अभी तक नहीं आ सकी है। लेकिन ये आने किसके खिलाफ है? वजीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ आनी है, स्पीकर के खिलाफ आनी है, या वजीर आला पंजाब के खिलाफ आनी है? इस हवाले से भी ऑपोजिशन इस वक्त फैसला नहीं कर सकी। कोई फैसला ऑपोजिशन की जानिब से सामने नहीं आया। तो ये क्या मामला है इस वक्त? ये कहां पर जाएगा आखिरकार? तहरीक अदम एतमाद आ भी रही है या नहीं आ रही? इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने वजीर आज़म इमरान खान से राब्ता किया है और फवाद चौधरी साहब ने बताया कि यूरोपीय यूनियन ने दरख्वास्त की है कि इमरान खान साहब रूस और यूक्रेन तनाज़े में सालसी का किरदार अदा करें। तो क्या अब पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के मामले में एज अ मीडिएटर काम करने जा रहा है या नहीं? और इमरान खान साहब की मगरिब से मुतालिक जारहाना पॉलिसी के नताइज क्या होंगे? इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सहाफ़ी सिद्दीक जान और सहाफ़ी दर्जा दिल वड़ाई चदील। प्रोग्राम का आगाज भी मैं आपसे ही करूंगी। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से डेडलाइन पर डेडलाइन आ रही है और समझ नहीं आ रही आखिर तहरीक अदम एतमाद लाने किसके के खिलाफ है? वजीर आजम के खिलाफ आ रही है, स्पीकर के खिलाफ आ रही है, वजीर आला पंजाब के खिलाफ। लेकिन इस वक्त अगर हम पंजाब की सियासत की बात करें तो पंजाब में इस वक्त गहमा गहमी नजर आ रही है और अलीम खान ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो क्या ये किसी किस्म का इंडिकेटर हो सकता है? जी, पंजाब का मामला जो है ये मुल्क की सियासी मंजरनामा बदलने जा रहा है और ऐसे लग रहा है कि पंजाब में जो तब्दीली है वो कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। और ये तब्दीली जो कि कहा जा रहा था कई हलकों की जानिब से इस पे कंसर्न शो किए जा रहे थे, ख़ुद पार्टी के अंदर से कंसर्न शो किए जा रहे थे, और आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम ग्रुप ने इकट्ठ करके ये कह दिया है कि पंजाब में जो मामलात उस्मान बुज़दार साहब चला रहे हैं ये नाकाबिले कबूल हैं। तो आज का जो लाहौर में इकट्ठ हुआ है जहांगीर तरीन साहब की रिहाइशगाह पर, ये इकट्ठ जो है बुनियादी तौर पे उसी मुमकिना तब्दीली के लिए अपनी एंट्री डालने के लिए ये इकट्ठ हुआ है कि हम भी हैं इन राहों में, हम पे भी आपने हमें नज़रअंदाज नहीं करना। और ये 2018 में जो लोग उम्मीदवार थे, 2018 में जो लोग आसें उम्मीदें लगाए बैठे थे और वो नहीं हो सका था काम, इस मर्तबा ये दो बड़ी शख्सियात इस वक्त पंजाब में उस तब्दीली के बाद अपनी एंट्री डालने के लिए तैयार बैठी हैं। आज उन्हीं दोनों शख्सियात से पंजाब के MPA से दिन भर राब्ते किए गए। आज एक शख्सियत फोन करती थी एक MPO को, फिर दूसरी शख्सियत का जो है फोन आ जाता था। उनमें से एक शख्सियत जो है आज जो जहांगीर तरीन ग्रुप में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, कि जबकि दूसरी जो शख्सियत हैं उन्हें अपोजिशन की जानिब से भी ऑफर है और हुकूमत की जानिब से भी इस बात के इम्कानात हैं कि उन्हें अगली तब्दीली में उस तब्दीली के नतीजे में फैसिलिटेट किया जाएगा। तो इस वक्त तमाम नजरें जो हैं वो पंजाब की सियासत पर हैं। पंजाब की सियासत ही अगले कई रोज जो है वो नजर में होगी, फोकस पे होगी, मौजूए बहस होगी। जहां तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें हो रही थी, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होकर इस वक्त वज़ीर आला पंजाब की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। और ये तब्दीली अपोजिशन नहीं लाएगी, ये तब्दीली तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में नहीं आएगी, बल्कि ये तब्दीली आई तो खुद इमरान खान साहब ये तब्दीली लाएंगे, उनकी मर्जी से आएगी। उनकी मर्जी की शख्सियत जो है वो पंजाब में अगर तब्दीली होती है तो आएगी। बहरहाल इसमें बहुत से मसाइल, इसमें बहुत सी रुकावटें भी इसलिए सामने आ सकती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो ग्रुपिंग नजर आ रही है, जिसमें जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप ने भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, तो ये उन्होंने आज अपने मसल शो किए हैं और उन्होंने अपनी अहमियत के हवाले से बताया कि हमें नजरअंदाज किया तो हम जो है वो मसाइल पैदा कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जाहिर है ये तो खैर सियासी जो धड़े होते हैं उनका ये हक होता है, यही वो मौके होते हैं, उसमें ख्वाहिश करना या ओहदे के लिए भागदौड़ करना ये तो सियासत में जो लोग हैं उनका ये हक है, राइट है। लेकिन ये तब्दीली की सूरत में ये दो उम्मीदवार
एक अपनी लॉबिंग कर रही है एक शख्सियत, जबकि दूसरी को दोनों जानिब से ऑफर है। तो दूसरी शख्सियत जो है, चले मैं बता देता हूं, चौधरी बरादरान, वो भी इस वक्त पंजाब में MPS के साथ मुसलसल राब्तों में हैं। वो भी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दिखा रहे हैं। और इस वक्त की जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, चौधरी बरादरान इस वक्त उस मेरिट पर पूरा उतरते हैं जो इस वक्त रिक्वायर्ड है, जो हुकूमत के सस्टेन करने के हवाले से और हुकूमत के मामलात आगे बढ़ाने के हवाले से। ये तो सूरत हाल सिद्दीक पंजाब साइड की रही है, लेकिन विफाक में इस वक्त क्या हो रहा है? क्योंकि पहले तहरीक अदम एतमाद विफाक में लाई जा रही थी, अब नजरें पंजाब की तरफ जा चुकी हैं। और क्या अगले वज़ीर पंजाब परवेज इलाही साहब हो सकते हैं? देखें, आज मारिया सब नज़रें शहर इक़्तिदार पर थीं। इक़्तिदार की जंग, इमरान खान साहब का इक़्तिदार जाएगा नहीं जाएगा, अपोजिशन क्या करेगी, कैसे करेगी, कब करेगी, सब नज़रें शहर इक़्तिदार पर थीं। और 11 घंटों में 8 मुलाकातें होना थीं और हो रही हैं। इस दौरान सारे का सारा जो फोकस है वो पंजाब पर चला गया है, लाहौर पर चला गया। उस पर अदील वड़ाई साहब ने बड़ी तफसील से बात की। अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 बातें थीं, एक ये थी, उन्होंने 2 टोक कहा है कि हम तहरीक इंसाफ को मजबूत बनाना चाहते हैं। दूसरा, जाहिर है उनकी अगर पूरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ जो अगर आप कहेंगे किसी हद तक इमरान खान साहब के हवाले से थोड़ी सी उन्होंने बात की, वो ये जुमला था कि तहरीक इंसाफ किसी फर्द वाहिद की पार्टी नहीं है। तीसरी जो उसमें इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में अदम एतमाद आई तो हम मिलकर फैसला करेंगे, वफाक का कोई जिक्र नहीं था। अब आ जाए शहर इक़्तिदार में आज क्या सूरत हाल थी। शहर इक़्तिदार में आज सबसे पहले इजलास था जिसका अदम एतमाद से ताल्लुक नहीं था, वो नेशनल एक्शन प्लान पर था। जाहिर है उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और आर्मी चीफ, DGSI, वो सब लोग शरीक थे। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था। कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान साहब ने, उसमें जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आज मेरी इतला यह है कि उस्मान बुज़दार साहब कोर कमेटी के इजलास में शरीक नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस्मान बुज़दार साहब का शरीक ना होना। उसके बाद यह है कि इमरान खान साहब ने पार्टी की जो कोर कमेटी में शामिल अहम शख्सियात हैं उनको 2 टोक कहा है कि आपने घबराना नहीं है। उसी तरह से उन्होंने कहा मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, मुझे कोई खौफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, इजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। उन्होंने कहा कि लेकिन ये इजी होने का टाइम लग नहीं रहा, क्योंकि जब वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब इजलास में नहीं थे, वज़ीर आज़म चेंजिंग्स करने जा रहे हैं, तो उसका मतलब है वज़ीर आज़म कहीं ना कहीं घबराए हुए कुछ हो सकता है, इसलिए चेंजिंग हो रही है। इसका आपको ये तो नहीं है कि उस्मान बुज़दार ने जानबूझ कर नहीं है, जाहिर है वो ये इंपॉर्टेंट है कि वो नहीं थे। ये तो नहीं हो सकता उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ रहा, शायद उनकी गैर मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो, जो भी है, लेकिन ऐसी बात को उनके खिलाफ हुई नहीं है कोर कमेटी के इजलास में। कोर कमेटी के इजलास में फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि अपोजिशन जो तासुर दे रही है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है, उनकी कोई डील हो गई है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट और हमारे तल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, किसी ऐसे कौमी मफाद के मामले पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। उस इजलास में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस इजलास के बाद, लेकिन उस इजलास में यह ज़रूर हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा कि 48 घंटों का उन्होंने टास्क दिया। उन्होंने कहा 48 घंटों में ये मत देखें कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है, PTI के बारे में क्या कहता है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है उससे मुलाकात करें, उससे बात करें, उसे मैनेज करें। और इसी दौरान पे उसके बाद ही फिर ये खबर आई कि इमरान इस्माइल साहब को टास्क दिया गया और उनके साथ शायद परवेज खटक साहब भी जाएं अलीम खान साहब के पास। अब आ जाएं उसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग इस वक्त जारी है जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगले किसी भी लम्हे मीडिया पर अपेयर हो सकते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब। अदम एतमाद के हवाले से अब बात दिनों की नहीं घंटों की रह गई है। आज कल 2 दिन के अंदर अंदर अपोजिशन अनाउंस कर रहे हैं कि अदम एतमाद कब आ रही है, किसके खिलाफ आ रही है। पहले इजलास की रिक्वेजिशन जमा कराई जाएगी और फिर अगला लाएमल जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होना था, वो कैंसिल हो गया, वो अब कल सुबह होना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो पिंडी इस्लामाबाद की हदूद में कुछ ही देर बाद जो है वो दाखिल हो जाएगा। आज तमाम अहम वज़रा मुलाकातें कर रहे हैं और तहरीक ने फैसला किया है कि अभी और इसी वक्त से वो अपोजिशन के मुख्तलिफ लोगों से रब्ते करेंगे और उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो इत्तेहादी हैं वो खामोश तमाशाई हैं, वो बैठ के देख रहे हैं। वफाक की हद तक पंजाब में बिल्कुल परवेज इलाही साहब भी MPS को फ़ोन कर रहे हैं और अलीम खान साहब भी कॉल्स कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब और मौलाना फजल रहमान साहब मिले हैं। उस पर जाने से पहले मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा कि पहले ज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो शॉट चला दें जो आपके पास शॉट नंबर 2 है, जिसमें बिलावल साहब कह रहे हैं कि तैयारियां जारी हैं और 100% गारंटी नहीं दे सकता अदम एतमाद की कामयाबी के लिए। चलाइए, मुश्किल है। अगर उसमें भरोसा है अवाम में तो उसको असेंबली तोड़ना चाहिए, अवाम में आना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए और अवाम को फैसला करने दें। वो ये नहीं करते हैं तो अपोजिशन का भी तैयारी जारी है। जहाँ तक कामयाबी की बात है, बिल्कुल ये मुश्किल टास्क है। कोई नहीं कह सकता है कि आसान
टास्क है, लेकिन हमने मेहनत करना है, हमने कोशिश करना है। तो हम समझते हैं कि हमें इस बुहरान से निकलने के लिए इस एक्सट्रीम स्टेप को अपनाना पड़ रहा है। कोई आपको 100% गारंटी विक्ट्री का नहीं दे सकते। हर जीत अल्लाह ताला के हाथ में होता है, हर चीज अल्लाह ताला के हाथ में होगा। मगर अवाम को नजर आ रहा है कि मैं इंसान की बस की बात है, मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ, उतना कोशिश कर रहा हूँ। कामयाब हो तो जबरदस्त, ना हुआ तो मैं घर नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हम लगे रहेंगे, इसके पीछे लगे रहेंगे। ऑपोजिशन इस वक्त सिद्दीक ये कह रही है कि हम एक्टिव हैं और हम इंशाल्लाह इसको करके दिखाएंगे। लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि 100% गारंटी नहीं दे सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना साहब और नून लीग कह रहे हैं कि नंबर पूरे हैं, ओके, कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, ये पहले तक कह रहे थे। बिलावल साहब के बाद आप आ जाएं शॉट नंबर 6 जो आपके पास है। आज जो मौलाना साहब के हौसले में टूटते हुए नजर आए, जब मौलाना साहब ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। अज़्म एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, ये सियासी अमल है, एक आईनी एक इस्तेहकाक है। उसके इस्तेमाल करने में अगरचे हम समझते हैं कि हमें कामयाबी का पहलू यकीनी नज़र आ रहा है, लेकिन हर एहतिमाल को सामने रखते हुए वो होता कौन है जो हम जैसे लोगों को धमके भी देता है। उनको पता नहीं है कि हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियां जो हैं वो तेल के अंदर पड़ी हुई हैं। ऑपोजिशन क्लियर नहीं है बिल्कुल। और मौलाना साहब ने धमकी भी लगा दिया है इमरान खान साहब को। जो इमरान खान साहब ने कहा था कि अदम एतमाद नाकाम होने के बाद जो मैं आपके साथ करूंगा कि आप उसके लिए तैयार हैं, तो मौलाना साहब ने भी ये धमकी लगा दी है कि जनाब हमारे कारकुनान ने भी लाठियां जो हैं वो तेल में भिगो के रखी हुई हैं। लेकिन मौलाना साहब ने भी पहली बार ये कहा है कि कामयाबी या नाकामी हो सकती है। अब जरा इस पर आएंगे, जो मौलाना साहब ने कहा कि जरदारी साहब से मुलाकात में, उनके मुलाकात के बाद कि तैयारियां मुकम्मल हैं, और अगर आप साथ ही चला सकें, बिलावल साहब ने जो कहा, चलें पहले ये मौलाना साहब को चला दें जो उन्होंने कहा कि तैयारियां मुकम्मल हैं और इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आएगी। पहले ये जरा चलाइए। एक बात तो ये तय है कि अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब जरा बिलावल साहब को चला दें, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी ये तय नहीं है कि किसके खिलाफ आनी है, दोनों के खिलाफ आनी चाहिए, लेकिन ये तय नहीं है और अभी तैयारियां जारी हैं। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है जी। ये वाला शॉट प्ले कीजिएगा जिसमें बिलावल शॉट नंबर इस वक्त 5 है, जिसमें इत्तेहादी हों और कामयाबी के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। उस हवाले से जो वो फरमाते, जरा ये प्ले कीजिएगा। अगर आपके पास हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं मौजूद, तो आपके चांसेस ऑफ कामयाबी बहुत ही ज़्यादा है, नियर टू सर्टन है। तो आप किसी भी इलेक्शन में, आप किसी सियासी बंदा से पूछे, आपके इलेक्शन में 2-3 दिन रहते हो, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इस साइड से वोट लूंगा मगर आप सबसे मैं वोट नहीं लूंगा। अब हर किसी का वोट का आखिरी वक्त तक कोशिश करते हो। जरा ये बिलावल का शॉट नंबर 4 चला दें कि अभी ये तय नहीं हुआ कि किसके खिलाफ लानी है। जहाँ तक आपका सवाल है, ये स्ट्रैटेजी की बात है। जो भी जॉइंट ऑपोजिशन फैसला करेगा हमको कबूल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जल्द मौलाना साहब, सदर जरदारी साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और इन चीज़ों को वो फाइनलाइज करेंगे। मेरे ख्याल में हमें दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो आपने सुन लिया, बिलावल साहब कह रहे हैं दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पहले स्पीकर के खिलाफ लाई जाए, जरदारी साहब चाहते हैं स्पीकर के खिलाफ लाई जाए, जबकि नून लीग कहती है कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाना तमाशा होगी। लेकिन जरदारी साहब कहते हैं कि पहले लाएं ताकि हम देखें तो सही कितने लोग हमारे साथ हैं। और फिर बिलावल साहब का ये बयान जो अभी चलाया हमने इससे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब तक इत्तेहादी आपके साथ नहीं होंगे तब तक आपके कामयाबी के चांसेस नहीं बढ़ सकते। तो अब ये नजर आ रहा है कि वो जो हाइप क्रिएट की थी अपोजिशन ने, इस वक्त तक अगले चंद लम्हों में जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अदम एतमाद किसके खिलाफ ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, अभी तक ये वसूख से नहीं कहा जा सकता। अभी तो ये तासुर मिल रहा है कि इनके हौसले टूट रहे हैं, ये पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा बड़े दिनों बाद एक्टिव हुई हैं ट्विटर पर, उन्होंने बहुत सारी ट्वीट्स की हैं। इमरान खान साहब को आपने कल देख लिया, जो उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की और नए पाकिस्तान में पुराने इमरान खान हमें नजर आया और उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की, अपोजिशन को आड़े हाथों लिया उसी तरह से जैसे वो अपोजिशन में लिया करते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि अब बात दिनों की नहीं घंटों की रह गई है। आज या कल सारी सूरत हाल जो है वो वफाक की हद तक क्लियर हो जाएगी कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, नहीं आ रही, कब आ रही है, स्पीकर के खिलाफ आ रही है, अपोजिशन की कामयाबी के कितने चांसेस हैं, ये कल तक जो है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन किसके खिलाफ आनी है उससे पहले तहरीक अदम एतमाद आनी भी है कि नहीं, क्योंकि तारीख पे तारीख दी जा रही है अदील। और वैसे ऑपोजिशन बार बार ये कह तो रही है कि हम तैयार हैं,
हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, लेकिन किसके खिलाफ लानी है वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। बट फर्स्ट क्वेश्चन इज कि तहरीक अदम एतमाद ला भी रहे हैं कि नहीं ला रहे? देखें, जो अपोजिशन के बहुत से जो अरकान हैं, जो कानूनी मामलात को समझते हैं, जो पार्लिमानी कवानीन को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई गई तो उसमें स्पीकर का रोल बड़ा अहम होगा। स्पीकर के पास ऐसी पावर्स हैं जो अदालत में जाकर चैलेंज नहीं हो सकती। स्पीकर ने अगर कोई ऐसी रूलिंग दे दी तो वो अदालत में आगे जाके चैलेंज नहीं हो सकेगी। स्पीकर टाइम गेन करने के हवाले से बहुत बड़ी हद तक फैसिलिटेट हुकूमत को कर सकते हैं, अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले इस बड़ी रुकावट को हटाना होगा। और इसमें वो ये कह रहे हैं, एक फायदा तो ये है कि इसमें जो वोटिंग है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए है, क्योंकि वजीर आजम के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो ओपन बैलेट के जरिए और उसमें डिफेक्शन क्लॉज भी लगेगी। लेकिन जो स्पीकर वाला मामला है उसमें वो कह रहे हैं कि इसमें सीक्रेट बैलेट के जरिए होगी। लेकिन उसमें भी हुकूमत ने भी एक लाया अमल ये बनाया है कि अगर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो हम अपने अरकान को बोलेंगे कि आपने ऐवान में जाना ही नहीं है, क्योंकि ऐवान में जो जाएगा फिर वो एक्सपोज हो जाएगा कि ये एंड टाइम पर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी फिर ये दगा कर सकता है पार्टी के साथ। तो ये भी एक इसमें मसला है कि वो लोग फिर इसमें एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें स्पीकर की वोटिंग वाला मामला तो है नहीं कि दो उम्मीदवार हैं और जाकर एक ने स्पीकर को वोट देना है या एक ने उनके किसी मुखालिफ को वोट देना है। इसमें अपोजिशन ने अपने नंबर पूरे करने हैं और हुकूमत ये कहेगी कि जी आपने तो ऐवान में जाना ही। तो ये भी इतना आसान काम नहीं है। तो दर्द सर ये मामला बना हुआ है कि स्पीकर के खिलाफ पहले लाई जाए या वजीर आजम के खिलाफ लाई जाए, क्योंकि अगर वजीर आजम के खिलाफ लेकर आते हैं तो स्पीकर उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसमें अपना उसमें इंपैक्ट उनकी जो रूलिंग का है वो बहुत बड़ा होगा। फिर एक और टेंशन जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जो एस्टैब्लिशमेंट का जो न्यूट्रल होने के हवाले से अपोजिशन के लिए जो टेंशन है, वो ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अभी बाजार न्यूट्रल नजर आती है। और यही वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट देखें न्यूट्रल इसलिए नजर आ रही है कि ये जो कहा जाता था ना, जो टेलीफोन कॉल और ये जो सारा मामला है, तो अपोजिशन दर दर पे जाके एक एक वोट, एक एक मेंबर को तोड़ने के हवाले से उनको इत्तेहादियों की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। तो ये एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल ही है, तो उनको खुद से भागदौड़ करनी पड़ रही है। और अभी तक तारीख पे तारीख आ रही है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद की तारीख तो दूर की बात, इजलास रेकोजिशन करने की के हवाले से भी कुछ चीजें फाइनल नहीं हो सकी। उसके नतीजे में वजीर आजम इमरान खान साहब भी एक्टिव हो गए। तो उसमें जो एस्टैब्लिशमेंट वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपोजिशन को एक तशवीश ये भी है कि आखिरी ओवर में कहीं कोई सूरत हाल तब्दील ना हो जाए, कोई एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना दूसरे पलड़े में कोई अपना वोट ना डाल दे, अपना किरदार अदा ना कर दे, तो गेम तब्दील हो सकती है। ये अपोजिशन की अपनी टेंशन अपनी जगह मौजूद है। ये दर्द सर बन गया सारा मामला अपोजिशन के लिए। अपोजिशन इस वक्त जो असल एहसाब की जंग है इस वक्त शुरू हो चुकी है। इमरान खान के लिए तो मैं पहले भी कह चुका हूं, इम्तिहान उस वक्त शुरू होगा जब तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, और उसमें भी 3 हफ्ते होंगे जब ये आ जाएगी। लेकिन इस वक्त अपोजिशन रोजाना डेडलाइन दे रही है। कल से सूरत हाल काफी हद तक तब्दील होती, इसलिए नजर आ जाएगी कि कल जो उनका लॉन्ग मार्च है उसके। तो फिर आपने अभी आपने अदील कहा कि वजीर आजम अगर लाना चाहें तो तहरीक अदम एतमाद से पहले वजीर आजम खुद कुछ चेंजिंग्स ले आएंगे, तो फिर वजीर आजम क्यों चेंजिंग ला रहे हैं? नहीं, वजीर आजम पंजाब के हवाले से जो तब्दीली है वो जिस तरह सदीक जान साहब ने खबर भी दी कि आज कोर कमेटी के इजलास में वजीर आला पंजाब जो हैं वो मौजूद नहीं थे, तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी डिबेट हो रही है। और आज जो लाहौर का इकट्ठ हुआ है उसका मकसद भी सिर्फ यही है कि अगर कोई मुमकिन तब्दीली हो रही है तो हम भी उम्मीदवार हैं, हमें भी कंसिडर किया जाए। और ये वही लोग हैं जो 2018 में जब वजीर आला पंजाब का तकर्रुर होना था या नॉमिनेशन होनी थी, और उसके बाद वजीर आला पंजाब जो है वो मुंतखब हुए उस्मान बुज़दार, और इसी ग्रुपिंग के नतीजे में फिर कुरा जो है वो उस्मान बुज़दार के हक में उस वक्त निकला था। लेकिन अब चूंकि तब्दीली नजर आ रही है, ये दीवार पर लिखी हुई है पंजाब वाली, और ये तब्दीली अपोजिशन नहीं लाएगी, ये इमरान खान खुद लाएंगे। अगर ये तब्दीली होती है तो उसमें फिर ये उम्मीदवार बन के सामने आए हैं। तो उसमें तो अगर तब्दीली आ जाती फिर तो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन का बहुत सारा काम भी कम हो जाएगा जिस टास्क पर वो निकले हैं। तो इस वक्त सिद्दीक नंबर गेम क्या है ऑपोजिशन की, क्योंकि शायद इसलिए डेडलाइन पे डेडलाइन आ रही है क्योंकि अब उनके नंबर गेम शायद पूरी नहीं है।
देखें, अपोजिशन के 161 162 लोग हैं, इनको 10 और वोट चाहिए। अगर इनके साथ इत्तेहादी आ जाते फिर तो इनका काम आसान था। काफ लीग और MQM उन्होंने अभी तक नहीं इनको कोई हामी भरी। दूसरी तरफ इनको एक और मसला ये भी है कि इत्तेहादी इनके साथ आ भी जाएं तो इनको तहरीक इंसाफ के लोगों की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है कि अगर ये 10 लोग 12 जो लोग हैं अपोजिशन के, वो इनके साथ आ भी जाते हैं, सॉरी इत्तेहादियों के, अगर इनके अपने 3 बंदे टूट गए और एक वोट भी कम हो गया, 171 के ऊपर भी जाकर अगर रुक गया मामला, तो ये तो नाकाम हो जाएगी। तो इनको ये टेंशन है। फिर इनको ये मसला है, देखें अभी आईनी और कानूनी बहुत से मामला हैं और इस वक्त इनको परेशानी ये भी है, जो कि अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलेंगे, क्योंकि इस वक्त मुलाकात जारी है, जो इनकी लीगल टीम को परेशानी है, वो 2 शख्सियात की वजह से है। सबसे ज्यादा जो इस वक्त अपोजिशन की मीटिंग्स में डिस्कस हो रहा है नाम, वो है बैरिस्टर फरोग नसीम, क्योंकि इनको खतरा सबसे ज्यादा बैरिस्टर फरोग नसीम से है। अब आप कहेंगे उनसे क्या खतरा है? ये कहते हैं कि जब अदम एतमाद हम टेबल करेंगे तो स्पीकर को खुद भी नहीं पता होगा कि उसके क्या क्या इख्तियारात हैं। जो स्पीकर को बैरिस्टर फरोग नसीम बताएंगे वजीर कानून के सर आपके ये इख्तियारात हैं, और ऐसा कार्ड फरोग नसीम साहब खेलेंगे, ऐसा तरीका बताएंगे इनको जो है हुकूमत को और स्पीकर को कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। जादूगर कानून साज और जादूगर कानून दान कहा जाता है। फरोग नसीम साहब जो हैं वो हारी हुई बाजी को भी पलट देते हैं। वैसे अदील वड़ाई साहब जब ये सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि रेगुलर बहुत उन्होंने कवर किया है, तो ये अदील वड़ाई साहब के जुमला ये कहते होते हैं कि फरोग नसीम साहब कभी हारा हुआ केस लेते ही नहीं है। तो वो जो भी केस लेते हैं तो वो जीत के ही दिखाते हैं, और बड़े बड़े केसेस में हमने देखा कैसे उन्होंने बाजी पलटी। तो इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि एंड पे आके और हम सारा कुछ सजा भी लें और कर भी लें, और फरोग नसीम साहब ने एक पॉइंट बताना है स्पीकर को और सारी बाजी जो है वो पलट जाएगी। लेकिन अब वो पॉइंट क्या होगा वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इस वक्त चूंकि मुलाकात जारी है, तो मुलाकात का एंड पे नतीजा क्या निकलता है, और ऑपोजिशन की जिस वक्त मुलाकात जारी है वो क्या फैसला सामने लेकर आते हैं, कब आनी है तहरीक अदम एतमाद, कब नहीं, किसी खिलाफ आनी, किसी खिलाफ नहीं आनी, तो वो इस मुलाकात के बाद जो मीडिया टॉक होगी उससे पता चलेगा। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से रब्ता किया है और क्या कहा है, और इस हवाले से अब पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा, उससे ब्रेक के बाद बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यूक्रेन तनाज़े पर यूरोपीय यूनियन के सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से राबता किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को टेलीफोन की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने बताया कि वज़ीर आज़म को यूरोपीय यूनियन के सदर की कॉल आई है और उन्होंने इमरान खान से दरख्वास्त की है कि रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर सालसे का किरदार अदा किया जाए। इससे पहले हम इस टॉपिक पर बात करें, हमारे तीसरा नकवी साहब भी मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर बहुत अच्छी ग्रिप भी रखते हैं। लेकिन मैं उससे पहले प्रोड्यूसर साहब आपसे चाहूंगी कि आप प्ले कीजिएगा। वज़ीर आज़म ने मेल से जलसे में यूरोपीय यूनियन के खत पर क्या रद्द-ए-अमल दिया और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा है, जरा पहले ये नाज़रीन को सुनवा दीजिए। कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मगरिब के खिलाफ जो जारहाना पॉलिसी है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने पड़ सकते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इसको समझ रहे हैं कि शायद पहली मरतबा उन्होंने गुफ्तगू किया। मेरा ख्याल है कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, ख़ास तौर पर जून 2021 के बाद से उनके ट्रैक करें जितने भी इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शंस हैं, जब से अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने अफ़गानिस्तान की सिचुएशन का सारा मलबा, अफ़गानिस्तान में अपनी शिकस्त का जिस तरीके से वो गए, उसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने का सिलसिला शुरू किया, पाकिस्तान मुखालिफ बयानात, पाकिस्तान की स्केप गोटिंग, कुर्बानी का बकरा बनाने की बात की, उसके बाद से मुसलसल जो बयानात का सिलसिला है, जो उनके मीडिया इंटरेक्शंस हैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ ख़ास तौर पे, उनका स्टैंस मोर और लेस सेम रहा है। और ये जो सारा मामला ये तो ट्रिगर किया जो यूरोपियन यूनियन के सफ़ीरों ने और जो दीगर चंद ममालिक के सफ़ीर हैं, उन्होंने एक इंतहाई गैर सफारती हरकत की। आप एक मेज़बान हुकूमत के साये में होते हुए, एक मुल्क में होते हुए, उसके पॉलिसी मामलात के ऊपर गुफ्तगू ज़रूर करते हैं, लेकिन वो हमेशा
बंद दरवाज़ों के पीछे होती है। दफ्तर खारजा में जाकर आप डिप्लोमेटिकली ये मामला उठाते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप स्टेटमेंट्स दें। ये स्टेटमेंट्स जो है वो उनका स्टेट डिपार्टमेंट दे अमेरिका का, अगर उनके यहाँ कोई प्रेसिडेंट के लेवल पे, सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर इस किस्म की बात की जाती है, वो डिफरेंट है। लेकिन एक सफ़ीर है तो सफारती आदाब होते हैं, कुछ उनको मलहूज़े खातिर रखना होता है। तो इंतहाई गैर सफारती हरकत थी। इसी वजह से तो देखें ना कि जो तुर्की के सफ़ीर हैं, इन्होंने पहले यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, इन्होंने एक लेटर लिखा और पाकिस्तान से कहा कि आप रूस वाले मामले पर रूस की मजम्मत करें और वोट दें उसके खिलाफ। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में जो डिबेट चल रही थी उसमें उन्होंने प्रेस रिलीज में लिख दिया कि जनाब तुर्की ने भी उसके ऊपर साइन किए हुए हैं। आप देखें जो इस्लामाबाद में तुर्की के सफ़ीर है मुस्तफ़ा यर्दगल, वो गए, उन्होंने उस ट्वीट को यूरोपियन यूनियन की कोर्ट ट्वीट करते हुए ये कहा कि मैंने तो किसी डॉक्यूमेंट पे दस्तखत नहीं किए। तो गैर सफारती हरकत थी ना, तो इसी वजह से ये बताइए, उन्होंने डिलीट कर दिया। वड़ाइच साहब, उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने वो ट्वीट डिलीट किया, फिर उसको अपडेट किया, तुर्की का नाम निकाला, उसमें से चंद दीगर ममालिक के नाम जो उन्होंने वैसे ही लाल दिए थे वो निकाले और फिर उन्होंने एक अपडेटेड वर्जन जारी किया। जी ईसा नकवी साहब, ये बताइए, ये कहा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब यूरोपीय यूनियन जिनके साथ हमारी एक बड़ी तवील शराकतदारी है, मगरिब के साथ हमारी एक बड़ी तवील शराकतदारी है, वज़ीर आज़म साहब आकर एक सियासी जलसे में बयान दे देते हैं और उसमें भुगतना फ़ौरन ऑफिस को पड़ता है, उसमें हमारे इदारे और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक पेज पर नहीं होते। ये कहा जाता है, सोशल मीडिया पे बहस होती है, फिर डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है फ़ौरन ऑफिस को। ये किस हद तक दुरुस्त तासुर है? क्या इस मामले पे फ़ौरन ऑफिस, हमारे इदारे, वज़ीर आज़म एक पेज पर होते हैं? अच्छा, जहाँ तक मेरी इत्तला है, अगर तो ये किसी ने खबर के तौर पर दिया है तो ये गलत खबर है। अगर क्यास जो है उसने बयान किया है उस शख्स ने, तो जाहिर है कि यह क्यास ज़रूर हकीकत से करीब लगता है कि जाहिर है प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जिसने पाकिस्तान के कभी किसी वज़ीर आज़म ने इस तरीके से मगरिब को हदफ तनकीद नहीं बनाया, तो अगर उन्होंने कह दिया होगा तो आपके जहन में यही ख्याल आएगा ना कि फॉरेन ऑफिस ने जो है वो फिर अब इसका डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया होगा। आपके जहन में यही आएगा। हालांकि जो मेरी इत्तला है, मैंने इसके हवाले से जो है वो ख़बर भी दी थी कि जिस वक्त इन्होंने ये प्रेस रिलीज़ जारी की है उससे चंद घंटे के अंदर अंदर इन ममालिक, बेशतर ममालिक के सफ़ीरों की फ़ॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद से दफ्तर ख़ारजा में मुलाकात हुई और उसकी जो मुलाकात की टोन है वो अग्रेसिव थी, जारहाना थी। पाकिस्तान ने ये मामला टेकअप किया, उनके साथ एहतजाज किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के पॉलिसी मैटर्स के ऊपर पब्लिकली कैसे बात कर सकते हैं। अच्छा, बात यहाँ नहीं रुकती, साथ ही आप देखें कैबिनेट मिनिस्टर हैं शेरी मज़ारी, वज़ीर इंसानी हकूक़ हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो गुफ्तगू की जलसे में एक एक वो जो लफ्ज़ है वो शेरी मज़ारी ने उस ट्विटर के ऊपर जाकर जो यूरोपियन यूनियन मिशन की सरबराह हैं उनको भी कोट करते हुए, यूरोपीय यूनियन को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो कवानीन हैं, लॉज हैं, जो इंटरनेशनल लॉ है वो कश्मीर में कभी अप्लाई क्यों नहीं होता, वो फ़लस्तीन में क्यों नहीं अप्लाई होता, पिक एंड चूज़ क्यों है, इसको कॉल आउट किया पाकिस्तान ने। अच्छा, फिर बात यहाँ नहीं रुकी, जुमे वाले दिन होती है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार साहब की ब्रीफिंग और उसमें वो कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ये एक ट्रिकी टूल है, इसको इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी चाहिए। ये जो बात की ये लेटर है ये गैर सफारती है, सफारतकारी इस तरीके से नहीं की जाती, उसके आदाब नहीं ये बताते। और फिर उन्होंने कहा कि हमने ये इसके ऊपर अपने कंसर्न्स कन्वे किए हैं इन ममालिक को और मज़ीद ममालिक को जिन्होंने जो रह गए हैं उनको बुलाकर ये कन्वे किए जाएंगे। तो दैट मीन्स कि फ़ॉरेन ऑफिस की पॉलिसी आपकी यही थी। जैसे ही ये ट्वीट आया उसके फ़ौरन बाद आपके फ़ॉरेन ऑफिस ने अगर ये मामला टेकअप किया तो आई डोंट थिंक ये बहस ज़रूर हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर को ये बात इतना वाशगाफ अंदाज में करनी चाहिए थी या नहीं, ये डिफरेंट डिबेट है। लेकिन ये कहना कि फ़ॉरेन ऑफिस में ये सोचनी है, मेरा ख्याल है फ़ॉरेन ऑफिस ने तो बिल्कुल वही यही जो गुफ्तगू है और यूक्रेन के मामले पर जो यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने कॉल किया और कहा है कि इस मामले में एज अ मीडिएटर रोल प्ले करें, तो क्या हम इस मामले पर एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, इस हवाले से मैंने भी दफ्तर ख़ारजा से पूछा था क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 रोज़ पहले शाह महमूद कुरैशी जो हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगई लावरोव से टेलीफोन पर बात की। तो मैंने दफ्तर ख़ारजा से पूछा कि ये सिलसिला क्या है। ज़ाहिर है कि अभी वो आए हैं रूस से, मुलाकात वहाँ पर हो गई थी, प्राइम मिनिस्टर की भी हुई, हमारे वज़ीर ख़ारजा की भी उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। तो ये फॉलो अप ये क्या चल रहा, यूक्रेन वाले मामले पर बात हुई, पाकिस्तान की जो हंगरी, रोमानिया, पोलैंड,
इन ममालिक के वज़राए ख़ारजा से और यूक्रेन के फ़ॉरेन मिनिस्टर से भी बात हुई। उनसे जो बात हुई वो भी कन्वे की पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने। तो ऑलरेडी अगर आप सालसी नहीं भी कर रहे तो आप उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप तो ज़रूर है ना, उसमें एक ब्रिज समझ लें आपके। अगर आपका फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर से बात करने के बाद रशियन फॉरेन मिनिस्टर से बात करता है तो ऑब्वियसली वो दोनों साइड की बात, और फिर रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी अपना मौक़िफ़ रखा कि इस सारे मामले में ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू। पाकिस्तान एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर भी सकता है कि नहीं, तो पाकिस्तान इसमें क्या चीजें जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के तनाज़े में सालसी का किरदार अदा कर सकता है नहीं, या करने जा रहा है कि नहीं। तो ईसा सेम वही क्वेश्चन जो ब्रेक पर जाने से पहले हम हमने कॉन्वर्सेशन को एंड किया था कि पाकिस्तान क्या एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर सकता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि मीडिएटर के तौर पर रोल प्ले करने के लिए सबसे पहली तो शर्त ये होती है कि जो भी मीडिएटर है वो गैर जानिबदार हो, उसका टिल्ट ना हो किसी तरफ। तो उस क्राइटेरिया को तो किसी हद तक पाकिस्तान पूरा करता नज़र आ रहा है। और जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी कह रहे थे कि आप पोजीशन लें, आप रूस की मजम्मत करें, आप रूस के ख़िलाफ़ वोट दें, तो वो काम पाकिस्तान ने नहीं किया। लेकिन बात यह है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी ग्रेविटी, इसकी सिचुएशन, इसका जो इस वक्त सूरत हाल, इसमें कोई एक एफ़र्ट नहीं होगा, मल्टीपल वेज से आप देखेंगे ये सब कुछ होगा। इन अल्फाज में नहीं, लेकिन लगभग जो है वो मीडिएशन की बात तो नहीं की थी। लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस, जब उनसे सवाल हुआ था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा कर रहे हैं मॉस्को का, तो उसके बारे में, इसकी टाइमिंग के बारे में, तो उन्होंने जो जवाब दिया था उस जवाब में भी जो है वो ये बात मौजूद है कि हमारी एक पोजीशन है रशिया के हवाले से, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त जो भी लीडर जा रहा है मॉस्को व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, तो वो उस पोजीशन को दोबारा से ज़रा एक री एम्फसाइज़ करके कन्वे करेगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो गुफ्तगू है सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ, उसकी जो प्रेस रिलीज़ है आप उसको पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है यूक्रेन पर, वो बयान में जारी की है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। ईसा नकवी साहब ये बताएं कि मोहित यूसुफ साहब का दौरा बरतानिया मनसूख हो जाता है, और ये बताया जाता है कि उस जानिब से मनसूख हुआ है, मगरिब की जानिब से जो सफ़ीरों का ख़त आता है, तो यानी मगरिब इस मामले पे नाराज़ भी नज़र आता है। तो अभी वज़ीर आज़म इमरान खान ने आने वाले चंद हफ्तों में अहम दौरे करने हैं, ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन का बड़ा अहम दौरा करना है, तो कोई आपको टेंशन नज़र आ रही है? एक जानिब वो कहते हैं सालसी का किरदार अदा करें, दूसरी जानिब खत लिख देते हैं, एक जानिब जो है वो दौरों की तारीखें तय हो रही हैं, दूसरी जानिब हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र हैं उनका दौरा मनसूख कर दिया जाता है। मैं आपको उसका एक ट्रिकी जवाब दे दूँ, क्योंकि मारिया कह रही हैं कि लास्ट मिनट है। अक्टूबर के महीने में 22-23 अक्टूबर की बात है, ये जो अमेरिका और इसके करीबी इत्तेहादी हैं 10 सफ़ीरों ने तुर्की में ये काम किया था। इन्होंने एक ख़त लिखा और इन्होंने कहा कि उस्मान कवाला जो बिजनेसमैन इन्होंने जेल में डाला हुआ है, वो कू की जो फेल अटैम्प्ट थी और उससे पहले एहतजाज थे, उस सिलसिले में उसको सज़ा दी गई, उसको छोड़ दें। अब ये तुर्की के अंदरूनी मामले में, उनकी पॉलिसी मैटर में मुदाखलत थी। उससे अगले दिन हफ्ते वाला दिन था, आई रिमेंबर, और उसके ऊपर बड़ी हमने बात भी की थी। तुर्की के सदर ने पब्लिक गैदरिंग से, एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने वज़ीर ख़ारजा में चावशोगलो को कहता हूँ कि इनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करने, उसमें अमेरिका के सफ़ीर शामिल हैं, उनमें ये करीबी इत्तेहादी G7 के कम से कम 3 ममालिक थे और बाकी नेटो के थे। उन्होंने कहा कि इनको पर्सोना नॉन ग्राटा, यानी कि इनको गैर पसंदीदा शख्सियत करार दे के निकाल दें। नतीजा उसका क्या हुआ था कि इतवार की छुट्टी के बाद मंडे के रोज़ इन तमाम एम्बेसीज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा था कि हम अपना बयान वापस लेते हैं। तो या तो आप सख्त पोजीशन लें, आप उन्हें कहें कि ऐसा नहीं हो सकता, या फिर आप माजी में जिस तरीके से हर बात मानते आते थे फिर मान लें। अब डिसाइड